नमस्कार। द डीप डाइव में आपका फिर से स्वागत है। मौर्य साम्राज्य के मंच पर जो मुख्य किरदार रहे हैं, यानी जो प्रमुख शासक थे, उनकी कहानी में और गहरे उतरेंगे। हाँ। हमारा लक्ष्य है कि इन शासकों के जीवन, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी, उनकी सफलताएं क्या रहीं और उनके दौर की जो बड़ी घटनाएं थी उनको समझें। हाँ, तो फोकस रहेगा संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य पर, फिर उनके बेटे बिंदुसार पर और जाहिर है सम्राट अशोक महान पर। और आखिर में ये भी देखेंगे कि इतना बड़ा, इतना विशाल साम्राज्य आखिर बिखर क्यों गया। हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। तो चलिए फिर भारत के इस पहले ऐतिहासिक साम्राज्य के शासकों की कहानी शुरू करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले ये साम्राज्य, इसकी नींव कैसे पड़ी। हमने पिछली बार थोड़ा इशारा तो किया था कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी थी। उन्होंने मगध के नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद, जो काफी क्रूर माने जाते थे, हाँ। उनको उखाड़ फेंका था। हाँ, और इसी उथल पुथल और जीत के बाद लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई जी। और इसे भारत का पहला सुसंगठित और ऐतिहासिक साम्राज्य मानते हैं, मतलब एक प्रॉपर एम्पायर। इसका दौर करीब 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। अच्छा। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ एक सवाल हमेशा से इतिहासकारों को थोड़ा उलझाता रहा है, मतलब ये मौर्य थे कौन, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। इस पर इतनी अलग अलग राय क्यों मिलती है? ये वाकई एक पेचीदा सवाल है और ये दिखाता है कि इतिहास को कैसे अलग अलग नजरियों से देखा और लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर विशाखादत्त का एक नाटक है मुद्रा राक्षस। ये मौर्य काल की काफी बाद लिखा गया। हाँ, गुप्त काल के आसपास शायद। जी, लगभग। तो उसमें चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है, मतलब निम्न कुल का, और उसमें उनके पिता का नाम नंदराज बताया गया है, जो उन्हें नंदों से जोड़ता है। फिर दूसरी तरफ क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी और कई पुराण भी हैं, खासकर विष्णु पुराण, वो उन्हें सीधे तौर पर शूद्र ही मानते हैं। और कुछ यूनानी लेखक जैसे मेगस्थनीज के विवरणों से भी ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत ऊंचे कुल के नहीं थे। हालांकि यूनानी स्रोत इस पर एकदम साफ साफ कुछ नहीं कहते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना, बौद्ध ग्रंथ कुछ और कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे श्रीलंका के दीपवंश और महावंश या भारत का दिव्यावदान, वो उन्हें उच्च कुल का बताते हैं, संभवतः क्षत्रिय। और ये जानना दिलचस्प है कि ये ग्रंथ तब लिखे गए जब अशोक बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक बन चुके थे। तो हो सकता है ये एक कोशिश हो उन्हें बुद्ध के शाक्य वंश से जोड़ने की या उन्हें एक ज्यादा प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि देने की। अच्छा, तो ये भी एक एंगल है। जी। और फिर एक और स्रोत है, गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख। ये शक शासक रुद्रदामन का है। इसमें वो चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त को वैश्य बताते हैं। तो इससे कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद मौर्य भी वैश्य रहे हों। बाप रे, मतलब इतने सारे अलग अलग दावे। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हर स्रोत का अपना कोई एजेंडा हो सकता है या अपनी सीमित जानकारी हो सकती है। तो मतलब कोई एक सीधा जवाब शायद मुमकिन ही नहीं है। और हमारा मकसद भी यहाँ किसी एक नतीजे पर पहुँचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे अलग अलग समय और विचारधारा के लेखकों ने मौर्यों को देखा। ये बहस शायद मौर्यों की उत्पत्ति से ज्यादा उन स्रोतों के लिखने वालों के नजरिए के बारे में बताती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस चर्चा के लिए हम मुख्य रूप से 4 शासकों पर ध्यान देंगे। हाँ। पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके पुत्र बिंदुसार, उसके बाद अशोक महान और आखिर में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, जिनके साथ ही इस वंश का अंत हो गया। हाँ, वैसे इनके बीच में कुणाल, दशरथ, संप्रति जैसे और भी राजा हुए हैं, जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, खासकर जैन और बौद्ध स्रोतों से। लेकिन साम्राज्य की कहानी के जो मुख्य मोड़ हैं, वो इन्हीं 4 शासकों से जुड़े हुए लगते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो फिर संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से ही शुरू करते हैं। हाँ, जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व और राजा बने 322 ईसा पूर्व के आसपास। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हें सकल जम्बू द्वीप स्वामी की उपाधि दी गई थी। सकल जम्बू द्वीप स्वामी मतलब सारे भारतीय उपमहाद्वीप के स्वामी। ये उनके साम्राज्य की विशालता को दिखाता है। इनके शुरुआती जीवन और कैसे उन्होंने धनानंद पर विजय पाई, इसकी कहानी हमें महावंश टीका और मुद्राक्षस जैसे ग्रंथों से मिलती है। हालांकि इनमें नाटकीयता भी काफी है। एक बात हमेशा हैरान करती है, वो यूनानी स्रोतों में इनका नाम चंद्रगुप्त क्यों नहीं है।
वो इन्हें अलग नामों से क्यों पुकारते थे? हाँ, ये उस दौर में आम था। यूनानी लेखक अक्सर विदेशी नामों को अपनी भाषा के हिसाब से ढाल लेते थे। वो चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस या कभी-कभी एंड्रोकोटस कहते हैं, और ये पहचानने का श्रेय जाता है सर विलियम जोन्स को, जिन्होंने 18वीं सदी में ये साबित किया कि ये नाम असल में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही हैं। अच्छा, विलियम जोन्स ने ये पता लगाया। जी हाँ, तो स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, एरियन, जस्टिन जैसे इतिहासकार सैंड्रोकोटस नाम इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्लूटार्क और एपियन एंड्रोकोटस लिखते हैं। और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र को यूनानी लेखक पॉलीब्रोथा कहते थे। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में इसका काफी बड़ा और विस्तृत वर्णन किया है। लेकिन भारत में मिले अभिलेखों में नाम चंद्रगुप्ती है। हाँ, जैसे जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें उनका नाम स्पष्ट रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ही लिखा है। और ये साम्राज्य आखिर कितना बड़ा था? क्या सचमुच सकल जम्बूद्वीप इनके कंट्रोल में था? काफी हद तक बहुत विशाल था। उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में आप कह सकते हैं उत्तरी कर्नाटक या आंध्र प्रदेश तक इसका विस्तार था। पश्चिम में ये साम्राज्य हिंदुकुश पर्वतमाला तक, यानी आज के अफगानिस्तान और ईरान की सीमा तक फैला था, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। अच्छा, खासा बड़ा था मतलब। हाँ, दक्षिण विस्तार की पुष्टि तमिल संगम साहित्य के ग्रंथ अहनानूर से भी होती है। हाँ, कुछ इलाके सीधे नियंत्रण में नहीं थे, जैसे कलिंग यानी आज का उड़ीसा। सुदूर दक्षिण के तमिल राज्य, चोल, पांडे, केरल पुत्र, फिर असम और श्रीलंका, ये बाहर थे। लेकिन फिर भी ये उस समय तक भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। एक यूनानी लेखक हैं जस्टिन, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि चंद्रगुप्त की मुलाकात सिकंदर से भी हुई थी, जब सिकंदर पंजाब में था। अब ये कितना सच है कहना मुश्किल है, पर यह दिखाता है कि चंद्रगुप्त की मौजूदगी सिकंदर के समय भी महसूस की जा रही थी। चंद्रगुप्त का शासनकाल सिर्फ लड़ाइयों का ही तो नहीं रहा होगा, कुछ बड़ी आंतरिक चुनौतियां भी आई होंगी ना? बिल्कुल। एक बहुत बड़ी और दुखद घटना उनके शासनकाल के दौरान मगध और आसपास के इलाकों में पड़ा 12 साल का भयंकर अकाल था। 12 साल बहुत लंबा समय है। हाँ, बहुत लंबा। इसकी पुष्टि जैन परंपरा के साथ साथ सोहगौरा, जो गोरखपुर यूपी में है, और महास्थान, जो बोगरा बांग्लादेश में है, वहां से मिले ताम्रपत्र अभिलेखों से भी होती है। इन अभिलेखों में राजकीय अन्न भंडारों यानी कोष्ठागार से अनाज बांटने का जिक्र है। शायद ये दुनिया में राशनिंग सिस्टम के शुरुआती उदाहरणों में से एक हो। अच्छा, अकाल के समय सरकारी मदद का रिकॉर्ड है ये। जी, और यही वो अकाल था जिसने जैन समुदाय में एक बड़ा विभाजन भी पैदा किया। वो कैसे? जैन आचार्य थे भद्रबाहु। उनके नेतृत्व में कई जैन साधु अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। जो लोग मगध में स्थूलभद्र के नेतृत्व में रुक गए, उनमें और दक्षिण गए समूह में बाद में नियमों को लेकर मतभेद हो गए। इसी से जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय बने। ओ अच्छा, तो इस अकाल का इतना गहरा असर पड़ा? हाँ जी। और बाहरी मोर्चे पर क्या चल रहा था? सिकंदर तो चला गया था, लेकिन उसके सेनापति तो यहीं थे। हाँ बिल्कुल, सिकंदर का एक बहुत योग्य सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। उसने सिकंदर के पूर्वी साम्राज्य यानी सीरिया से लेकर बैक्ट्रिया और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो लगभग 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने शायद सिकंदर के अधूरे काम को पूरा करने या जो भारतीय प्रदेश सिकंदर ने जीते थे उन्हें वापस पाने के इरादे से भारत पर चढ़ाई की, और उसका सामना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से। और नतीजा क्या रहा? ये तो भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत अहम मोड़ रहा होगा। नतीजा चंद्रगुप्त के पक्ष में रहा, वो जीत गए। ये लड़ाई भारतीय सैन्य शक्ति और चंद्रगुप्त के नेतृत्व का एक बड़ा सबूत है। इसके बाद दोनों के बीच एक संधि हुई जिसकी शर्तें काफी हद तक चंद्रगुप्त के पक्ष में थीं। संधि में क्या क्या था? संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी, जिसका नाम शायद हेलेना था, उसका विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। ये एक तरह का कूटनीतिक विवाह था। अच्छा। और इससे भी महत्वपूर्ण, सेल्यूकस ने 4 बड़े प्रांत आर्या, हिरात, अराकसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान तट और पेरोपंजदाय, काबुल घाटी, ये चंद्रगुप्त को सौंप दिए। अरे वाह! मतलब आज का अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा। हाँ, इससे मौर्य साम्राज्य की सीमाएं वैज्ञानिक रूप से हिंदू कुश पर्वत तक पहुंच गईं, जो एक नेचुरल बाउंड्री मानी जाती है। इसके अलावा सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नाम का अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार पाटलिपुत्र भेजा। हाँ, मेगास्थनीज की इंडिका? जी बिल्कुल।
मेगास्थनीज ने भारत में जो देखा सुना उसे इंडिका नाम की किताब में लिखा। हाँ, हालांकि ये किताब अपने मूल रूप में नहीं मिलती, पर इसके जो हिस्से हैं वो बाद के यूनानी लेखकों की रचनाओं में मिलते हैं, और ये मौर्य काल के समाज और प्रशासन की जानकारी का बहुत कीमती स्रोत है। और बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को उपहार के तौर पर 500 हाथी दिए। 500 हाथी? हाँ, हाथी उस समय युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे, और मगध का इलाका हाथियों के लिए मशहूर भी था। ये तो अद्भुत है, मतलब एक भारतीय शासक की यूनानी सेनापति पर ऐसी जीत और फिर ऐसी संधि। लेकिन चंद्रगुप्त का अंत कैसे हुआ? क्या वो जीवन भर राजा बने रहे? नहीं, ये उनके जीवन का एक और बड़ा नाटकीय और महत्वपूर्ण पहलू है। अपने जीवन के अंतिम सालों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया। जैन धर्म? हाँ, उन्होंने जैन आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ली। ये वही भद्रबाहु थे जो अकाल के समय शायद दक्षिण चले गए थे और बाद में लौटे होंगे। तो जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। श्रवणबेलगोला? हाँ, जहाँ वो बाहुबली की विशाल मूर्ति है? जी हाँ, वही जगह। वहीं पर चंद्रगुप्त ने जैन मुनियों की तरह सल्लेखना या संथारत व्रत का पालन करते हुए, यानी उपवास द्वारा धीरे धीरे अपने प्राण त्याग दिए। एक सम्राट का इस तरह स्वेच्छा से देह त्याग करना, ये तो बहुत असाधारण बात है। हाँ, बहुत ही असाधारण। 2 और बातें चंद्रगुप्त के बारे में याद रखने लायक हैं। एक तो मेगास्थनीज बताता है कि उनका राजमहल पाटलिपुत्र में लकड़ी का बना था, जो बहुत ही भव्य था। इसके जले हुए अवशेष पटना के पास कुम्हारार और बुलंदी बाग की खुदाई में मिले भी हैं। लकड़ी का महल? हाँ, और दूसरा, गुजरात के जूनागढ़ में सिंचाई के लिए जो प्रसिद्ध सुदर्शन झील है, उसका निर्माण चंद्रगुप्त के ही एक गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। इसका जिक्र हमें बाद के शक राजा रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। अच्छा, तो चंद्रगुप्त ने विजय देखी, प्रशासन चलाया और अंत में वैराग्य का रास्ता चुना। कमाल है। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने, लगभग 298 ईसा पूर्व में। क्या इनके बारे में भी उतनी ही जानकारी मिलती है? और क्या इनके भी पिता की तरह कई नाम या उपाधियां थीं? जानकारी चंद्रगुप्त या अशोक जितनी तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ, इनके भी कई नाम और उपाधियां मिलती हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध विशेषण है अमित्रघात। अमित्रघात मतलब? संस्कृत में इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। यूनानी लेखक इसी को थोड़ा बदलकर अमित्रचेट्स लिखते हैं। अच्छा। ये उपाधि बताती है कि बिंदुसार ने भी अपने पिता के साम्राज्य को न सिर्फ बनाए रखा, बल्कि शायद कुछ विद्रोहों का दमन भी किया होगा। महान वैयाकरण पतंजलि ने अपने महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्रघात कहा है। अच्छा, और दूसरे नाम? पुराण इन्हें भद्रसार या कहीं-कहीं वारिसार या मद्रसार भी कहते हैं। अच्छा। जैन ग्रंथों में जैसे हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में इनका नाम सिंहसेन मिलता है, और इनकी माता का नाम दुर्धरा बताया जाता है, जो शायद चंद्रगुप्त की पहली पत्नी थी। पिता जैन थे, बेटे का क्या? क्या बिंदुसार ने भी कोई खास धार्मिक रास्ता अपनाया? ये मौर्य वंश की एक और दिलचस्प बात है। बिंदुसार न तो जैन थे और न ही बौद्ध, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय? ये कौन सा था? इसके संस्थापक मक्खली गुसाल थे। ये संप्रदाय एक तरह से नियतिवाद में विश्वास रखता था, मतलब जो होना है वो होकर रहेगा। ओह, तो देखिए, पिता चंद्रगुप्त जैन, बेटा बिंदुसार आजीवक और फिर पोता अशोक बौद्ध बने। हाँ, ये उस युग की धार्मिक सहिष्णुता और विविधता का बड़ा सबूत है। और बिंदुसार के आजीवक होने का असर शायद अशोक पर भी पड़ा, क्योंकि अशोक ने सम्राट बनने के बाद गया के पास बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के रहने के लिए कई गुफाएं खुदवाईं, जैसे सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, लोमश ऋषि गुफा। इनके नाम मिलते हैं। अच्छा, पिता के समय यूनानियों से संबंध संधि से स्थापित हुए थे। बिंदुसार के समय ये कैसे रहे? संबंध दोस्ताना बने रहे। इसका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मिलता है। एथीनस नाम के एक यूनानी लेखक बताते हैं कि बिंदुसार ने सीरिया के सेल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम सोटर, जो सेल्यूकस के बेटे थे, को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या था? उन्होंने 3 चीजें भिजवाने का अनुरोध किया था। कुछ मीठी मदिरा यानी वाइन, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक यानी सोफिस्ट। दार्शनिक? हाँ, तो एंटियोकस ने मदिरा और अंजीर तो भिजवा दिए, लेकिन दार्शनिक भेजने में असमर्थता जताई।
उन्होंने जवाब दिया कि यूनानी कानून दार्शनिकों को बेचने या उपहार में देने की इजाजत नहीं देता। ये तो मजेदार किस्सा है। हाँ, ये किस्सा मजाकिया लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि दोनों साम्राज्यों के बीच संपर्क और बातचीत कायम थी। और एंटियोकस ने डेमिकस नाम का अपना एक राजदूत भी बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मिस्र के राजा टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी डायोनीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। हालांकि ये थोड़ा सा स्पष्ट है कि वो बिंदुसार के दरबार में आया या अशोक के शुरुआती दिनों में। इतने बड़े साम्राज्य को संभालना आसान तो नहीं रहा होगा। क्या बिंदुसार के समय कोई बड़ी चुनौती या विद्रोह हुआ? हाँ, बौद्ध स्रोतों खासकर दिव्यावदान से पता चलता है कि उनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। तक्षशिला, वो तो बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। जी, उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी और एक बड़ा व्यापारिक और शैक्षिक केंद्र भी। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, जो उस समय वहां का राज्यपाल था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तब बिंदुसार ने अपने दूसरे बेटे अशोक को भेजा। अशोक उस समय अवंती यानी उज्जैन के राज्यपाल थे। अच्छा, अशोक को भेजा गया। हाँ, और अशोक ने न केवल विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया, बल्कि वहां के लोगों का विश्वास भी जीता। यहीं से अशोक की प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आई। शायद इसी ने बाद में उनके सम्राट बनने का रास्ता भी आसान किया। ये तो महत्वपूर्ण घटना रही होगी। जी, बिंदुसार के प्रशासन के बारे में एक और जानकारी मिलती है। उनके दरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद होती थी, जिसके प्रधान को खल्लाटक कहा जाता था। और माना जाता है कि चाणक्य कुछ समय तक बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहे और उनके बाद राधागुप्त नाम के व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। इसी राधागुप्त ने बाद में अशोक को सिंहासन हासिल करने में मदद की थी, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, तो बिंदुसार का शासनकाल भले ही चंद्रगुप्त की विजयों या अशोक के धम जितना नाटकीय न लगे, लेकिन इतने विशाल और नए साम्राज्य को सफलतापूर्वक बनाए रखना और उसे संभाले रखना, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल, उसे कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी था। तो चंद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया, बिंदुसार ने उसे संभाला, लेकिन अब हम उस शासक की बात करेंगे जिसने मौर्य साम्राज्य को न सिर्फ उसके शिखर पर पहुंचाया, बल्कि उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। अशोक। राज्याभिषेक लगभग 269 ईसा पूर्व। हाँ, अशोक महान, भारतीय इतिहास के शायद सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शासक। पिता बिंदुसार थे और माता का नाम, जैसा बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान बताता है, सुभद्रांगी था। वो चंपा नगरी के एक ब्राह्मण की बेटी थीं। जैसा हमने अभी बात की, राजा बनने से पहले वे तक्षशिला का विद्रोह दबा चुके थे और अवंती यानी उज्जैन के राज्यपाल रह चुके थे। ये जानकारी हमें पाली ग्रंथ सामंत पासादिका से मिलती है। लेकिन इनके सिंहासन पर बैठने की कहानी शायद सीधी नहीं थी। कुछ संघर्ष वगैरह का जिक्र मिलता है। हाँ, खासकर जो श्रीलंका के बौद्ध इतिहास ग्रंथ हैं, महावंश और दीपवंश, जिन्हें सिंघली अनुश्रुतियां कहते हैं, उनके अनुसार अशोक का राज्यारोहण आसानी से नहीं हुआ था। कहा जाता है कि बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अशोक ने प्रधानमंत्री राधागुप्त की मदद से पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अच्छा, इन ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। 99 भाई, ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? हाँ, ये संख्या तो अतिशयोक्ति ही मानी जाती है और अशोक के अपने अभिलेखों में उनके जीवित भाइयों और उनके परिवारों का जिक्र भी मिलता है बाद में। फिर भी ये कहानियां इस तरफ इशारा करती हैं कि उत्तराधिकार के लिए कोई ना कोई संघर्ष जरूर हुआ होगा और अशोक का सिंहासन पर दावा शायद बिना विरोध के नहीं था। हाँ, ये हो सकता है। उनके राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व और पिता की मृत्यु लगभग 273 ईसा पूर्व के बीच जो करीब 4 साल का अंतर है, वो भी शायद इसी संघर्ष की ओर संकेत करता है। इतने बड़े साम्राज्य पर अशोक ने प्रशासन कैसे चलाया? क्या उन्होंने कोई नई व्यवस्था बनाई थी? उन्होंने मूल रूप से अपने दादा और पिता की प्रशासनिक व्यवस्था को ही जारी रखा, पर उसे और मजबूत किया। साम्राज्य को प्रांतों यानी चक्र में बांटा गया था। इनके प्रमुख आमतौर पर राजकुमार होते थे, जिन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों से कम 5 प्रांतों का पता चलता है। उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, राजधानी उज्जैनी, कलिंग, राजधानी तोसली, दक्षिणापथ, राजधानी सुवर्णगिरी और प्राच्य या मध्य देश, राजधानी पाटलिपुत्र।
अशोक के भी कई नाम और उपाधियां रही होंगी। उनके अभिलेखों से इस बारे में क्या पता चलता है? बिल्कुल, और अशोक के मामले में तो उनके अभिलेख ही सबसे पक्के सबूत हैं। उनका व्यक्तिगत नाम अशोक हमें 4 छोटे शिलालेखों में मिलता है: मस्की, कर्नाटक; गुर्जरा, मध्य प्रदेश; नेतुर और उदेगोलम, ये दोनों भी कर्नाटक में हैं। अच्छा, सिर्फ 4 में ही? हाँ, इन खोजों से पहले तो पता ही नहीं था कि देवानम प्रिय प्रियदर्शी कौन है, तो ये खोजें बहुत महत्वपूर्ण थीं। कर्नाटक के ही कननहल्ली में एक स्तूप के अवशेषों में तो अशोक की एक उकेरी हुई मूर्ति मिली है, जिसके नीचे रायन्यो अशोक यानी राजा अशोक लिखा है। अरे वाह, मूर्ति भी मिली है? जी, राजस्थान के भाबरू बैराट शिलालेख में वे खुद को पियदस्सी लाजा मगधे, प्रियदर्शी राजा मगध का कहते हैं, और बौद्ध त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था भी व्यक्त करते हैं। उनकी सबसे आम उपाधियां हैं देवानम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय हो या जिसका दृष्टिकोण प्रिय हो। ये उपाधियां उनके लगभग सभी बड़े शिलालेखों और स्तंभ लेखों में मिलती हैं। देवानम प्रिय प्रियदर्शी, ये तो बहुत सुना है। हाँ, पुराणों में जैसे विष्णु पुराण में उनका नाम अशोक वर्धन मिलता है। और हाँ, कलिंग युद्ध की भयानकता के संदर्भ में शायद शुरुआती दौर में या विरोधियों द्वारा उन्हें चंडाशोक यानी क्रूर अशोक भी कहा गया होगा, जैसा कि कुछ बौद्ध कहानियों में आता है। आपने कलिंग युद्ध का जिक्र किया, लगभग 261 ईसा पूर्व। इसे अशोक के जीवन का एक निर्णायक मोड़ क्यों माना जाता है? हाँ, ये उनके जीवन और शायद भारतीय इतिहास की भी एक बहुत बड़ी युगांतकारी घटना थी। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में यानी लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर हमला करते हैं। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा का तटीय क्षेत्र। इसका बेहद मार्मिक और डिटेल्ड वर्णन वे खुद अपने 13वें शिलालेख में करते हैं। कलिंग उस समय एक शक्तिशाली राज्य था जो शायद नंदों के पतन के बाद स्वतंत्र हो गया था। युद्ध का कारण क्या था? कारण स्पष्ट नहीं है, पर शायद कलिंग की जो स्ट्रेटेजिक और व्यापारिक लोकेशन थी, खासकर समुद्री व्यापार पर नियंत्रण, वो एक बड़ा कारण रहा होगा। तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ और अशोक पर इसका क्या असर पड़ा, जैसा कि वो खुद बताते हैं? युद्ध में अशोक की जीत हुई और कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। अशोक अपने 13वें शिलालेख में लिखते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, और इससे भी कई गुना ज्यादा लोग अकाल, बीमारी या दूसरे कारणों से मारे गए। बाप रे, इतनी भयानक संख्या! हाँ, इस भीषण नरसंहार, खून खराबे और लोगों की पीड़ा ने अशोक के मन पर बहुत गहरा आघात किया। वे लिखते हैं कि उन्हें इस विनाश पर बहुत गहरा दुख और पछतावा हुआ। यहीं से उनका प्रसिद्ध हृदय परिवर्तन हुआ। अच्छा, यहीं से? हाँ, उन्होंने भविष्य में शस्त्र विजय यानी दिग्विजय की नीति छोड़ दी और उसके स्थान पर धम्म विजय यानी धर्म द्वारा विजय की नीति अपनाई। उन्होंने भेरी घोष, युद्ध का नगाड़ा, को धम्म घोष, नैतिकता और धर्म का आह्वान से बदल दिया। ये किसी सम्राट द्वारा युद्ध की निरर्थकता को स्वीकार करने और शांति व अहिंसा को राजधर्म बनाने का दुनिया के इतिहास में शायद पहला उदाहरण था। कमाल है। कलिंग जीतने के बाद वहां 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए गए, उत्तरी भाग की राजधानी तोसली और दक्षिणी भाग की जौगढ़ या समापा। और इसी घटना के बाद वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए। ऐसा लगता है कि वो कलिंग युद्ध से पहले ही बौद्ध धर्म से प्रभावित हो चुके थे, शायद अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी भिक्षु के प्रभाव में। लेकिन कलिंग युद्ध के उस भयानक अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बौद्ध धर्म के शांति और अहिंसा के संदेश की ओर मोड़ दिया। पारंपरिक कथाओं के अनुसार उपगुप्त या कहीं-कहीं मोगलीपुत्र तिस्स नाम के बौद्ध भिक्षु ने उन्हें विधिवत बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। हाँ, उपगुप्त का नाम आता है। जी, जैसा हमने पहले कहा, भाब्रू शिलालेख में वो त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था प्रकट करते हैं। मस्की शिलालेख में वो खुद को बुद्ध शाक्य कहते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र स्थानों की यात्राएं भी शुरू की, जिन्हें धम्म यात्रा कहा गया। अपने राज्याभिषेक के 10वें साल वो संबोधि यानी बोध गया गए, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था। 12वें साल वो निगाली सागर नेपाल की तराई गए,
जहां उन्होंने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का आकार दुगना करवाया और एक स्तंभ लगवाया। और 20वें साल वो बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल गए। लुम्बिनी यात्रा का क्या खास महत्व है? इसका विशेष महत्व है क्योंकि वहां उन्होंने एक स्तंभ लेख लगवाया जिसे रुम्मिनदेई स्तंभ लेख कहते हैं, जिसमें घोषणा की गई कि चूंकि ये भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, इसलिए यहाँ के लोगों का धार्मिक कर बलि पूरी तरह माफ किया जाता है और भू राजस्व यानी भाग भी उपज के 16 हिस्से से घटाकर 8वां हिस्सा कर दिया जाता है। टैक्स कम कर दिया। हाँ, ये अशोक की व्यक्तिगत आस्था के साथ साथ उनकी लोक कल्याणकारी नीति का भी प्रमाण है। अशोक ने सिर्फ धर्म अपनाया ही नहीं, उसके प्रचार के लिए भी बहुत काम किया, है ना? खासकर उसे भारत से बाहर फैलाने में उनकी क्या भूमिका रही? अभूतपूर्व भूमिका रही, मतलब कमाल की। परंपरागत रूप से माना जाता है कि उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000? हाँ, ये संख्या बेशक प्रतीकात्मक है और अतिरंजित है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बड़ी संख्या में स्तूप बनवाए या पुराने स्तूपों का विस्तार करवाया, जैसे सांची, सारनाथ, भरहुत आदि। उन्होंने जगह जगह शिलालेख और स्तंभ लेख लगवाए जो उनकी धम्म नीति और प्रशासनिक घोषणाओं को जनता तक पहुंचाते थे। पर सबसे बड़ा योगदान शायद बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाना था। बिल्कुल। उन्होंने अपने 13वें शिलालेख में बताया है कि उन्होंने अपने धम्म का संदेश फैलाने के लिए न केवल अपने साम्राज्य के अंदर बल्कि बाहर भी दूत भेजे। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बोधि वृक्ष की एक टहनी के साथ श्रीलंका भेजा। वहां उन्होंने राजा तिस्सा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और श्रीलंका बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। महेंद्र और संघमित्रा, हाँ जी। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम में सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया, सीरीन, लीबिया और एपिरस, ग्रीस जैसे यवन यानी यूनानी राज्यों में और संभवतः मध्य एशिया और बर्मा, जिसे स्वर्ण भूमि कहते थे, में भी धर्मदूत भेजे। ये अशोक की ग्लोबल विजन और शांति के संदेश को फैलाने की उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। ये धम्मा जिसका अशोक इतना प्रचार कर रहे थे, क्या वो सिर्फ बौद्ध धर्म ही था या कुछ और था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और समझने वाली बात है। अशोक का धम्मा हूबहू बौद्ध धर्म नहीं था, हालांकि वो उससे बहुत गहरे तक प्रभावित था और उसकी प्रेरणा वहीं से ली गई थी। अच्छा, तो क्या था फिर? अशोक का धम्मा असल में एक नैतिक आचार संहिता थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट जो सभी धर्मों के मानने वालों के लिए थी। इसका उद्देश्य किसी धर्म विशेष का प्रचार करना उतना नहीं था जितना अपनी प्रजा का नैतिक और सामाजिक उत्थान करना और साम्राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखना था। इसके सिद्धांत क्या थे? इसके सिद्धांत हमें उनके दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में और कई शिलालेखों में मिलते हैं। इसमें कुछ बुनियादी मानवीय और सामाजिक मूल्यों पर जोर दिया गया था, जैसे अपासिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। इसका मतलब क्या है? यानी पाप से दूर रहना, बहुत से कल्याणकारी काम करना, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता। इसके अलावा माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, ब्राह्मणों और श्रमणों यानी भिक्षुओं को दान देना, दासों और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, और सबसे बढ़कर अहिंसा यानी प्राणियों की हत्या न करना। पहले शिलालेख में तो पशु बलि का निषेध भी किया गया है और जीवित प्राणियों के प्रति संयम बरतना। अहिंसा पर बहुत जोर था। जी। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था समव्य, यानी सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और समन्वय। ये उनके 12वें शिलालेख का मुख्य विषय है। उन्होंने इस धम्म के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने, उन्हें समझाने और उनके पालन की देखरेख करने के लिए धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। इसका जिक्र 5वें शिलालेख में है। धम्म महामात्र? हाँ, ये शासन में नैतिकता को स्थापित करने का एक बहुत ही अनूठा और महान प्रयोग था। वाकई इतनी सारी उपलब्धियां, इतना विशाल साम्राज्य, इतना गहरा प्रभाव। अशोक का अंत कब और कैसे हुआ? अशोक ने लगभग 37 साल तक शासन किया। उनकी मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई, संभवतः पाटलिपुत्र में ही। उनके अंतिम सालों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ बौद्ध और जैन कथाओं से लगता है कि उनके अंतिम दिन शायद उतने सुखद नहीं थे और राजकोष पर बढ़ते खर्च को लेकर कुछ विवाद भी हुए थे। अशोक जैसे महान और शक्तिशाली सम्राट के बाद वो विशाल मौर्य साम्राज्य आखिर ढह क्यों गया?
कुछ ही दशकों में उसका अंत कैसे हो गया? ये इतिहास का एक बड़ा सवाल है और इसके कई कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख और सर्वमान्य कारण है वो है अशोक के बाद योग्य और सक्षम उत्तराधिकारियों का न होना। अच्छा, कमजोर उत्तराधिकारी। हाँ, अशोक ने जो विशाल साम्राज्य और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, उसे चलाने के लिए उतनी ही काबिल शासकों की जरूरत थी जो बाद में नहीं हुए। अशोक के बाद उनके बेटों और पोतों जैसे कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिसुख वगैरह के बीच शायद साम्राज्य का बंटवारा भी हो गया और वो धीरे धीरे कमजोर होते गए। अंतिम मौर्य शासक का नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ का अंत कैसे हुआ? उनका अंत काफी नाटकीय और हिंसक था। लगभग 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ के ही ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना का निरीक्षण करते समय सबके सामने उनकी हत्या कर दी। अरे, सेनापति नहीं मार दिया? हाँ, और खुद मगध के सिंहासन पर बैठ गया। इसी के साथ मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य के खंडहरों पर कई छोटे छोटे राज्यों भराए और भारत में एक बार फिर राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग शुरू हुआ, जिसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो मुख्य कारण कमजोर उत्तराधिकारी थे, लेकिन क्या और भी कारण बताए जाते हैं? हाँ, हालांकि कमजोर उत्तराधिकारी मुख्य कारण थे, पर विद्वानों ने कुछ और सहायक कारण भी बताए हैं। जैसे कुछ इतिहासकार हैं जैसे हेमचंद्र राय चौधरी, वो मानते हैं कि अशोक की जो अत्यधिक अहिंसक नीति थी और शायद सेना पर ध्यान कम देना, उससे साम्राज्य की मिलिट्री पावर कमजोर हो गई। कुछ जैसे डी कौशाम्बी आर्थिक संकट की ओर इशारा करते हैं। शायद अशोक के बड़े पैमाने पर दान, स्तूप निर्माण और धम्म महामात्रों पर जो खर्च हुआ, उससे राजकोष खाली हो गया था। पैसे की कमी, ये भी हो सकता है। हाँ, रोमिला थापर जैसे इतिहासकार अत्यधिक केंद्रीकरण और एक अप्रशिक्षित या शायद भ्रष्ट नौकरशाही को भी एक कारण मानती हैं, जो अशोक जैसे मजबूत शासक के बिना ढह गई। वहीं आर.एस. शर्मा का तर्क है कि मगध की जो तकनीकी बढ़त थी, जैसे लोहे का बेहतर इस्तेमाल, वो धीरे धीरे साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। इससे क्षेत्रीय शक्तियां मगध को चुनौती देने में सक्षम हो गईं। अच्छा, टेक्नोलॉजी फैल गई। जी, तो शायद ये सभी कारण मिलकर मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बने, लेकिन नेतृत्व का संकट ही सबसे बड़ा था। आपने पिछली बार और आज भी अशोक के 13वें शिलालेख में उन 5 यवन यानी यूनानी राजाओं का जिक्र किया था। ये लिस्ट हमें क्या बताती है? हाँ, ये लिस्ट अशोक के समय के इंटरनेशनल रिलेशंस और उनके धम्म प्रचार के ग्लोबल विस्तार का एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत है। 13वें शिलालेख में अशोक बताते हैं कि उन्होंने इन 5 यवन राजाओं और उनके पड़ोसियों के राज्यों में भी धम्म विजय प्राप्त की थी। मतलब वहां भी अपने दूत भेजकर नैतिक सिद्धांतों का प्रचार किया था। कौन थे ये 5 राजा? ये 5 राजा थे एंटियोकस, तुर्माए, अंतिकीन, मागज और अलेक्सूदर। बाप रे, मतलब सीरिया, मिस्र, ग्रीस तक। हाँ, ये दिखाता है कि 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पश्चिम के जो प्रमुख हेलेनिस्टिक राज्य थे, उनके साथ उसके एक्टिव डिप्लोमेटिक और कल्चरल संबंध थे। तो ये थी कहानी मौर्य साम्राज्य के मुख्य शासकों की। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त का साम्राज्य खड़ा करना और उसे पश्चिमोत्तर में यूनानियों की सीमा तक पहुंचाना। हाँ, फिर बिंदुसार का उसे कुशलता से साधे रखना, और फिर अशोक का उसे न केवल क्षेत्रफल में बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव में भी चरम पर पहुंचाना। और फिर हमने देखा कि कैसे एक महान साम्राज्य भी नेतृत्व के अभाव में बिखर जाता है। बिल्कुल, मौर्य काल ने भारतीय सभ्यता पर एक बहुत गहरी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने एक विशाल केंद्रीकृत राज्य की जो रूपरेखा तैयार की, उसका असर बाद के साम्राज्यों पर भी पड़ा। उनकी कला और वास्तुकला, खासकर वो पॉलिशदार स्तंभ, मूर्तियां और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, वो आज भी हमें हैरान करती हैं। हाँ, वो पॉलिश तो कमाल की है। जी, और शायद सबसे बढ़कर अशोक का धम्म, शासन में नैतिकता, अहिंसा और सहिष्णुता को लाने का वो अद्वितीय प्रयास, जिसके आदर्श आज भी दुनिया भर के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। आज की ये पूरी बातचीत सुनने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या सवाल? कि अगर अशोक के बाद भी मौर्य वंश में उन्हीं जैसे सक्षम, दूरदर्शी और धम्म के प्रति समर्पित शासक होते,
तो क्या भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शा कुछ और होता? क्या वो अखंड भारत का स्वरूप जो मौर्यों ने स्थापित किया था ज्यादा लंबे समय तक बना रह सकता था? ये सोचने वाली बात है। इतिहास में अगर मगर की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। हाँ, तो इस पे जरूर सोचिएगा। अगली बार हम मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था की गहराइयों में उतरेंगे। जी बिल्कुल, उस पे भी बात करना जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।